हाय स्टूडेंट्स, ये जो एनसीईआरटी की सीरीज हमने स्टार्ट की थी, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का वीडियो है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, तो मेरे ख्याल से एक ही वीडियो सफिशिएंट है। ये सारे क्वेश्चन मैं कवर कर रहा हूँ। इनिशियल कुछ क्वेश्चन तो बिल्कुल डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, जो बहुत सिंपल है, आप खुद भी कर सकते हो, बट मैं यहाँ पे एक एक करके सबको डिस्कस कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 1 है दी स्टोरेज बैटरी of a car has an EMF of 12 volt. If the internal resistance of the battery is 0.4 ohm, what is the maximum current that can be drawn from the battery? बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ है, इस टाइप से दिया हुआ है। ये मान लीजिए कोई बैटरी है, इसका कोई इंटरनल रेजिस्टेंस है R, दिस इज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। इसमें मैक्सिमम करंट पूछी है, मैक्सिमम करंट। मैक्सिमम करंट तब होगी जब रेजिस्टेंस सर्किट का मिनिमम होगा। तो ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हटा दो पूरा। अब इसमें करंट मैक्सिमम होगी, तो I इज इक्वल टू E अपॉन स्मॉल r। E दिया हुआ है इन्होंने और 12 वोल्ट, और इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.4, तो ये हो जाएगा 30 एम्पियर। तो इस बैटरी से 30 एम्पियर की मैक्सिमम करंट विड्रॉ हो सकती है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, ए बैटरी ऑफ EMF 10 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम इज कनेक्टेड टू ए रजिस्टर। If the current in the circuit is 0.5 ampere, what is the resistance of the resistor? What is the terminal voltage of the battery when the circuit is closed? फिगर में आए हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि फिगर बना लो। फिगर से आपको क्वेश्चन समझना इजी होगा। तो दिया हुआ है बैटरी ऑफ इवन 10 वोल्ट है, इंटर रेजिस्टेंस 3 ओम। तो एक बैटरी ले रहे हैं, आगे इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ है 3 ओम। इंटरनल रेजिस्टेंस को आप यहां पे लगा हुआ भी शो कर सकते हैं 3 ओम। और ये है EMF है 10 वोल्ट। If the current in the circuit is 0.5 ampere, what is the resistance of the resistor? ठीक है, तो यहां पर ये करंट फ्लो होगी इसमें, तो करंट दे रखी है ना 0.5 एम्पियर। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन, I का फॉर्मूला आपको पता ही है, I इज इक्वल टू E अपॉन R प्लस R। E की वैल्यू दे रखी है 10, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पूछ रहे हैं कितना होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा है 3 ओम, और करंट की वैल्यू 0.5। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 10 इज इक्वल टू 0.5 इंटू R प्लस 3, और 10 इज इक्वल टू 0.5R प्लस 1.5। तो ये हो जाएगा 10 माइनस 1.5 8.5 डिवाइड बाय 0.5 इज इक्वल टू R। 17 ओम। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 17 ओम। अब क्वेश्चन पूछा है उन्होंने, व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी व्हेन द सर्किट इज क्लोज्ड। तो ये तो आ गई इसकी वैल्यू R इज इक्वल टू 17 ओम। अब सर्किट क्लोज करेंगे तो करंट फ्लो होने लगेगी। करंट फ्लो होगी तो V बताना है कि V कितना होगा। तो V का फॉर्मूला हमेशा सेल क्या होता है, E माइनस IR। E इन्होंने दे रखा है 10 वोल्ट माइनस IR, I है 0.5 इट इज गिवन, और इंटरनल रेजिस्टेंस हमें यूज करना है बिकॉज सेल जो भी
वोल्टेज कंज्यूम करता है बिकॉज ऑफ इट्स ओन इंटरनल रेजिस्टेंस, तो 3 है। तो 10 माइनस 1.5 दिस इज 8.5 वोल्ट, ये टर्मिनल वोल्टेज होगी। आंसर है 8.5 वोल्ट। तो आपके 2 क्वेश्चन कवर हो गए, इनमें कोई खास बात नहीं थी, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 3, 3 रेजिस्टेंस ऑफ 1, 2 and 3 ohm आर कंबाइंड इन सीरीज, व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। कर देता हूं, क्या ये वाला क्वेश्चन भी करवाना चाहेंगे। 3 रेजिस्टेंस सीरीज में, आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं। थर्ड में R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, तीनों को आप ऐड करेंगे 1 ओम प्लस 2 ओम प्लस 3 ओम, तो ये आएगा 6 ओम। तो ये तो रेजिस्टेंस हो गया। दूसरा क्वेश्चन है बी क्वेश्चन, ये था क्वेश्चन का ए पार्ट। बी पार्ट है, इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू ए बैटरी ऑफ 12 volt EMF and negligible interresistance, obtain the potential drop across each resistor। ये 1 ohm, 2 ohm, 3 ohm और बैटरी की वैल्यू है 12 वोल्ट, दिस इज 12 वोल्ट। इसमें इंटर रेजिस्टेंस है नहीं, तो आप इसमें से करंट निकाल सकते हो। I इज इक्वल टू E अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3, जो टोटल रेजिस्टेंस है वो यूज करते हैं। अगर इंटरनल होता तो वो भी यूज कर लेते। 12 अपॉन 6, टोटल अभी आपने निकाला है 6 से, तो 2 एम्पियर करंट आ गया। अब इसमें निकालना है I करंट फ्लो हो रही है 2 एम्पियर, तो V इज इक्वल टू I, यार फॉर्मूला लगाना है। I करंट क्योंकि सीरीज में करंट सेम होती है, तो V 1 ओम वाले रेजिस्टेंस में V होगा I इंटू R, I है 2, R है 1, तो 2 वोल्ट। 2 ओम वाले में होगा V इज इक्वल टू I R, I है 2 और R है 2, 4 वोल्ट। V 3 ओम में होगा I R, I की वैल्यू 2 है और R है 3, 6 वोल्ट। आप इन सबको ऐड कीजिए तो 12 आना चाहिए। 6 प्लस 4 प्लस 2 12 आ रहा है। तो सीरीज में I सेम रहता है और V डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जो यहाँ पे दिखाया गया है। तो तीनों रेजिस्टेंस में पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा वो आपने निकाल लिया। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, 3 रेजिस्टेंसेस 2 ओम, 4 ओम, 5 ओम आर कंबाइंड इन पैरेलल। अब यहां पैरेलल का आ गया, 3 रेजिस्टेंसेस हैं पैरेलल में कनेक्टेड है। पैरेलल का फॉर्मूला आप सबको पता ही है, रेजिस्टेंस की वैल्यू 2, 4 और 5 ओम, 2 ओम और 4 ओम और 5 पैरेलल। तो इसमें पूछा है टोटल रेजिस्टेंस, तो टोटल रेजिस्टेंस लेट टोटल रेजिस्टेंस R है, तो 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 5। एलसीएम ले लेते हैं, तो इसमें 20 एलसीएम 10, 5 प्लस 4, तो ये आएगा आपका 5 4 9 19 अपॉन 20, दिस इज 1 अपॉन R। तो R हो गया हमारा, R इज इक्वल टू 20 अपॉन 19 ओम, तो 20 अपॉन 90 आंसर आ गया। उसका B पार्ट भी है, दिस इज A पार्ट। B पार्ट कहता है इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू ए बैटरी ऑफ 12 वोल्ट और इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, डिटरमाइन द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। तो इसको कनेक्ट कर दो एक बैटरी से, बैटरी की वैल्यू है 20 वोल्ट, 20 वोल्ट, तो 20 वोल्ट से कनेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे जो भी करंट आएगी I वो तीनों में डिवाइड होगी, I1, I2 और I3।
I1 I2 I3 हमें करंट निकालनी है। तो पैरेलल में करंट डिस्ट्रीब्यूट होती है, V सेम होगा तीनों में, बिकॉज सारे के सारे सेम पॉइंट से कनेक्टेड है, तीनों का V सेम होगा। तो I1 निकालते हैं, I1 होगा हमारा E1 बिकॉज 20 वोल्ट तीनों को मिलेगा, तो 20 अपॉन R, I होता है E अपॉन R, 20 अपॉन 2, तो ये हो गया 10 एम्पियर। ठीक है, I2 E अपॉन R 20 अपॉन 4 5 एम्पियर। I3 E अपॉन R3, E है 20 और R3 है 5 4 एम्पियर। तो I1 I2 I3 आपने तीनों वैल्यू निकाली, डायरेक्ट फॉर्मूला का यूज था, कॉम्प्लिकेशन बिल्कुल नहीं था, आप कर सकते थे ऐसे अपने आप। क्वेश्चन नंबर 5 अल्फा के ऊपर बेस्ड है, यानी कि टेम्परेचर कोफिशिएंट। टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है कि जब भी किसी रेजिस्टेंस का टेम्परेचर चेंज करते हैं तो रेजिस्टेंस चेंज होता है। 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चेंज करने पर कितना फ्रैक्शनल चेंज होगा रेजिस्टेंस में, उसे कहते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट का जो फॉर्मूला होता है RT माइनस R0 अपॉन डेल्टा टी होता है T2 माइनस T1, और R0 जो पहले वाला रेजिस्टेंस है उससे डिवाइड करना है। यानी क्या होगा बताता हूं आपको, ये कोई रेजिस्टेंस है, इसका टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस चेंज होगा। तो मान लीजिए R0 टेम्परेचर था, उस T0 पर या T1 डिग्री सेल्सियस पे ये था टेम्परेचर। जब ये टेम्परेचर चेंज किया तो रेजिस्टेंस हो गया RT, तो ये फॉर्मूला आता है। ठीक है, तो RT यानी कि ये माइनस ये, इसका डिफरेंस निकाल लो, और T2 माइनस T1 इसका डिफरेंस निकाल लो, और T1 पे जो रेजिस्टेंस है वो डिवाइड कर दो। ठीक है, ये फॉर्मूला कहां से आया है, ये वाला इससे आया है, R इज इक्वल टू RT इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा T। ये वाला फॉर्मूला आप सब जानते हैं, इसको डिवाइड करके रीअरेंज करेंगे तो ये वाला फॉर्मूला, ऊपर वाला फॉर्मूला बन जाता है। अब इस पे बेस्ड है क्वेश्चन, एट द रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस रेजिस्टेंस ऑफ ए हीटिंग एलिमेंट इज 100 ओम। 27 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर दिया है, यानी कि T1 दिया है 27 डिग्री सेल्सियस, रेजिस्टेंस ऑफ ए हीटिंग एलिमेंट इज 100 ओम। तो इसमें R0 यानी पहले वाले जो रेजिस्टेंस को R0 लिख रहे हैं, और वो है 100 ओम। उसके बाद कहते हैं इफ द रेजिस्टेंस इज फाउंड टू बी 117 ओम, given the temperature coefficient of the material of the resistor is this, what is the temperature of the element? तो हमें T2 निकालना है, जबकि किसी और टेम्परेचर T2 टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस जो पाया जाता है वो पाया जाता है 117 ओम, और अल्फा की वैल्यू दे रखी है, अल्फा दे रखा है प्लस 1.07 into 10 की पावर -4 पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो आई रिपीट, इन्होंने क्या करा है, एक जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का टेम्परेचर इसका रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ चेंज होता है। तो इनिशियल टेम्परेचर T1 पे था R0, तो T2 पर कितना होगा RT, वो निकालना है। तो इसमें आपको जो जो वैल्यू दे रखी है वो रख दीजिए, डायरेक्ट फॉर्मूला अल्फा है 1.07 इंटू 10 की पावर -4 इज इक्वल टू RT दिया है 117 माइनस R0 100 डिवाइड बाई R0 100 जो इनिशियल था। टेम्परेचर निकालना है, टेम्परेचर डिफरेंस, तो T माइनस इनिशियल था 27,
अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और जस्ट सॉल्व करना बचा है। तो 1.07 इंटू 10 की पावर -4 इंटू 100 यानी 10 की पावर 2 और t माइनस 27 इज इक्वल टू 17। 117 माइनस 100 17। अब इसको सॉल्व करना है, इसको आप नीचे ले आएंगे तो t माइनस 27 इज इक्वल टू 17। 10 के बाद 2 और -4 को -2 लिख सकते हो। 70 डिवाइड 1.07 10 की पावर -2, इसको ऊपर ले जाएंगे 17 इंटू 1.07, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो ये आएगा आपका 1027 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6, इसको आप पॉज करके रीडिंग ले सकते हैं, इसलिए मैं आगे चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 6, ए नेगेटिवली स्मॉल करंट इज पास्ड through a wire of length 15 meter and uniform cross section 6 into 10 to the power minus 7 meter square and its resistance measured to be 5 ohm. What is the resistivity of the material at the temperature of the experiment? तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन इसमें बहुत है। R is equal to रो L upon A, लेंथ, एरिया और रेजिस्टिविटी के बारे में बात हो रही है, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। इसमें जो वैल्यू दी है मैं लिख देता हूं। लेंथ है L इज इक्वल टू 15 मीटर, क्रॉस सेक्शन एरिया है 6 इंटू 10 की पावर माइनस 6 इंटू 10 की पावर माइनस 6 स्क्वायर मीटर, और रेजिस्टेंस 5 ओम आता है। R की वैल्यू 5 ओम है। व्हाट इज द रेजिस्टिविटी, रो क्या होगा ये निकालना है। तो यहां से यूजिंग दिस फॉर्मूला रो इज इक्वल टू R इंटू ए अपॉन एल। R इंटू ए, R है 5, एरिया 6 इंटू 10 की पावर माइनस 6 अपॉन एल 15 मीटर। ठीक है, इसको आप काट भी सकते हैं 3 से, 3 6 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा आपका 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6 ओम मीटर। रेजिस्टिविटी की यूनिट होती है इतनी ही। ठीक है, तो 2 इंटू 10 की पावर माइनस 7। अब चेक कर लीजिए, मेरे ख्याल से -6 सही है। कोई कैलकुलेशन चेक कर लीजिए, पॉइंट तो कुछ नहीं है। ओके, 6 इंटू 10 की पावर ये -7 दिया हुआ है, इसको करेक्ट कर लीजिए। तो यहां भी -7, बाकी सब सही है, हमने लिखा ही रॉन्ग था, अदरवाइज सब कुछ बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन 7 हो गया, क्वेश्चन 6 था। क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 7 है टेम्परेचर कोफिशिएंट के ऊपर बेस्ड है। टेम्परेचर कोफिशिएंट यानी जितने भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो ये कहते हैं कि इस टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस इतना है तो इस रेजिस्टेंस इस टेम्परेचर पे कितना होगा, तो उसमें टेम्परेचर कोफिशिएंट दिया होगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, ए सिल्वर वायर हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 2.1 ओम एट 27.5 डिग्री सेल्सियस एंड रेजिस्टेंस ऑफ 2.7 ओम at 100 degree Celsius. Determine the temperature coefficient of the resistivity of the silver. तो temperature coefficient निकालना है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला रख सकते हैं, ये क्वेश्चन 7। टेम्परेचर कोफिशिएंट का फॉर्मूला क्या होता है, रेजिस्टेंस का डिफरेंस लिख दीजिए RT माइनस R0
और इनिशियल रेजिस्टेंस और टेम्परेचर T2 माइनस T1। ये फॉर्मूला है। इसमें वैल्यू देखते हैं क्या क्या दी हुई है। रेजिस्टेंस 2.1 27.5 पर, तो T1 दिया हुआ है 27.5 डिग्री सेल्सियस और इस पे R नॉट की वैल्यू दी हुई है 22.1 ओम। 2.1 ओम। उसके बाद है रेजिस्टेंस 2.7 ओम एट 100 डिग्री। अब T2 है 100 और RT इज इक्वल टू दिया हुआ है 2.7। सिल्वर में 2.1 ओम। हाँ ठीक है, यानी ये इतने टेम्परेचर पे इतना था, जब मैं टेम्परेचर इंक्रीज किया तो इसका रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो गया। अब आपको सिर्फ वैल्यू डालनी है इसमें। RT 2.7 माइनस 2.1 डिवाइड बाई 2.1, टेम्परेचर का डिफरेंस 100 माइनस 27.5। तो आप इसकी बस वैल्यू डाल दी है। 2.7 में से 2.1 माइनस कीजिए, 6 आ गया 0.6, 0.6। 2.1 इंटू 100 में से माइनस कर देते हैं 0.5 2 9 5 5 10 7 2 9 10 72। ठीक है, एक मिनट चेक कर लेते हैं। 100.0 27.5 2 7, बिल्कुल ठीक है। 72.5। जहां भी डाउट होगा तो 1 सेकेंड लगेगा, आप चेक जरूर करें। ठीक है, अब जस्ट इसको आप सॉल्व कर लेंगे। डेसिमल से डेसिमल हटा दो ये वाला, तो 6 और इसको डालो तो 1 0 आएगा। 60/21 इंटू 725। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो ये आ जाएगा आपका 3.94 इंटू 10 की पावर -3 पर डिग्री सेल्सियस। 3.94 अप्रोक्सीमेटली 4 भी लिख सकते हो पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड था, इसमें मेरी कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन कंप्लीशन के लिए मुझे हर क्वेश्चन डिस्कस करना है जिससे आपको एनसीईआरटी का कंप्लीट सॉल्यूशन एट द एंड ऑफ ईयर मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 8। A heating element using nichrome connected to a 230 volt supply draws an initial current 3.2 ampere, which settles after a few seconds to a steady value of 2.8 ampere. What is the steady temperature of the heating element? If the room temperature is 27 degree Celsius, temperature coefficient दिया हुआ है नाइक्रोम का, और तो अगेन सेम यही फॉर्मूला आपका फिर से यूज आएगा, राइट। तो इसमें हीटिंग एलिमेंट है यूजिंग नाइक्रोम, डाटा लिख लेते हैं पहले। कनेक्टेड टू ए 230 वोल्ट सप्लाई, 230 वोल्ट सप्लाई से एक रेजिस्टेंस है नाइक्रोम का, मटेरियल का, और ये इससे कुछ करंट ड्रॉ करता है। हीटिंग एलिमेंट यूजिंग नाइक्रोम कनेक्टेड टू 230 वोल्ट सप्लाई ड्रॉ इनिशियल करंट 3.2 एम्पियर, 3.2 एम्पियर।
विच सेटल्स आफ्टर फ्यू सेकेंड, क्योंकि टेम्परेचर चेंज होगा तो रेजिस्टेंस चेंज होगा, उसके बाद कांस्टेंट होता है बिकॉज नाइक्रोम इन सबके टेम्परेचर कोफिशिएंट बहुत लो होते हैं। तो इन्होंने दिया हुआ है 230 वोल्ट की सप्लाई से ये 2.8 सप्लाई ड्रॉज द इनिशियल 3.2 एम्पीयर करंट which settles after few seconds to a steady value 2. अब टेम्परेचर वैल्यू करंट पास होगी, करंट का हीटिंग इफेक्ट होगा, करंट का हीटिंग इफेक्ट होगा तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो मेटल या अलॉय का टेम्परेचर रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होता है, तो करंट हो जाएगी डिक्रीज। तो इन्होंने कहा ये करंट 3.2 से ड्रॉप हो गई कुछ टाइम के बाद। मैं फिर से फिगर बनाता हूं। सेम बैटरी 230 वोल्ट, अब सेम रेजिस्टेंस में जो करंट पास हो रही है दी हुई है 2.8 एम्पीयर, और व्हाट इज द स्टेडी टेम्परेचर ऑफ द हीटिंग एलिमेंट। अब इसमें जो टेम्परेचर है वो पूछा जा रहा है कितना होगा। बाकी जो दिए हुए हैं रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस, जो इनिशियल टेम्परेचर था T1, दिस इज 20 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ नाइक्रोम अल्फा की वैल्यू दे रखी है 1.70 into 10 की पावर -4 और पर डिग्री सेल्सियस, ये अल्फा दे रखा है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है आपको, अल्फा इज इक्वल टू आर टी माइनस आर नॉट T2 माइनस T1 और शू वाले R नॉट से डिवाइड करते हैं। अल्फा दिया हुआ है 1.7 into 10 की पावर -4 इज इक्वल टू RT कितना है, ये रेजिस्टेंस हमने पूछना है। रेजिस्टेंस कितना है, टेम्परेचर कोफिशिएंट दिया हुआ है और इन्होंने दिया हुआ है सिर्फ 2.8 एम्पीयर हो जाती है। अच्छा, यहां पे कुछ टाइम के बाद जब रेजिस्टेंस इसका इंक्रीज होके कुछ और आता है, मान लो ये था R1, ये होगा R2, यानी R नॉट कर दूं, यहां फॉर्मूले में R नॉट है और ये RT टेम्परेचर। तो R होता है V अपॉन I, तो RT जाएगा V अपॉन I, V है 230 और I है 2.8। तो रेजिस्टेंस जो अब आएगा 230.2.8 से 82.143 ओम आ गया, यानी अब रेजिस्टेंस है इतना। और शुगर रेजिस्टेंस आप इससे निकाल सकते हो R नॉट V अपॉन I 230 अपॉन 3.2, तो डायरेक्ट आप डिवाइड करोगे तो आएगा 71.875, ये R नॉट। तो R नॉट आ गया, RT आ गया। अब आपको वैल्यू पुट करनी है 82.143 माइनस R नॉट 71.875 डिवाइड बाय T2 माइनस T1। T2 टेम्परेचर, T1 दिया हुआ है, T2 नहीं दिया हुआ, T2 ही शायद पूछ रहा है। व्हाट इज द स्टेट टेम्परेचर, ठीक है T2 पूछ रहा है तो T2 को T कर देते हैं या T2 रहने दो, माइनस T1 27 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है और R नॉट इनिशियल वाला रेजिस्टेंस था 71, ये वाला 71.875। अब इसको सिर्फ और सिर्फ आपको सॉल्व करना है, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो 867.35 आएगा। ये आपका टेम्परेचर आ गया डिग्री सेल्सियस में, ये था हमारा T2। तो ये अगेन डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, कोई भी कॉम्प्लेक्सिटीज क्वेश्चन में नहीं है, फॉर्मूला याद है। सिर्फ इन्होंने क्या करा है, R1 R2 डायरेक्ट नहीं दिए,
उसके लिए आर इज वी अपॉन आई के डाटा देती है और कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, डिटरमाइन द करंट इन ईच ब्रांच ऑफ नेटवर्क शोन। तो ब्रिजस्टोन जैसा नेटवर्क है, मैं आपको फिगर बना देता हूं। क्वेश्चन नंबर 9, टेन ओम, दिस इज 10 ओम, यहां 5 ओम लिखा हुआ है, अगेन यहां 5 और यहां 10 ओम लिखा हुआ है और बीच में 5 ओम, 5 ओम। इसके अलावा इस वाले डायगोनल में एक रेजिस्टेंस है 10 ओम का और एक सेल, एक बैटरी है 10 वोल्ट और 10 ओम का रेजिस्टेंस है। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। डिटरमाइन द करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द नेटवर्क शोन। करंट निकालिए, किरचॉफ लॉ आ गया। करंट का डिस्ट्रीब्यूशन निकालते हैं। आई करंट यहां से आएगी, दिस इज आई, आई यहां पे डिवाइड हो रही है, लेट्स से दिस इज I1, तो ये हो गई I माइनस I1, I माइनस I1 यहां पहुंची, इसमें से लेट से I2 यहां गई, तो बची हुई करंट कितनी, I माइनस I1 माइनस I2, बची हुई इधर से आ गई। अब ये I2 यहां से आ रही है, I1 यहां से यहां पे ज्वाइन हो गई, तो यहां पे दोनों इकट्ठी करंट जाएंगी I1 प्लस I2। अब यहां से I1 प्लस I2 आ रही है, यहां से ये वाली आ रही है, दोनों ज्वाइन कर दो। ज्वाइन करने पर कितना हुआ, I माइनस I1 माइनस I2 प्लस I1 प्लस I2 I, तो फिर से ये I हो गई और वापस आ गई। जितनी करंट निकलती है उतनी वापस आनी है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। हमारा ये किरचॉफ लॉ का डायग्राम बन गया। इसके लिए मैंने आपको सिखाया था, जब भी किरचॉफ लॉ लगाते हैं तो ये देखते हैं कि ऐसा करने में हमारे पास I के कितने वेरिएबल्स आए, तो यहाँ पे हमारे I के वेरिएबल्स आ रहे हैं 3, I, I1 और I2। तो हमें इनको सॉल्व करने के लिए 3 इक्वेशन चाहिए। 3 इक्वेशन बनाने के लिए हमें 3 लूप्स चाहिए। तो लूप्स मेरे पास बहुत सारे, ये है, पूरा है, ये वाला भी लूप है, ये वाला भी, तो मुझे सिर्फ 3 लूप लेने हैं और जिसमें लगभग सारे के सारे एलिमेंट जो दिए वो आ जाए। तो इनको कुछ नाम दे देता हूं मैं। इन्होंने नाम दिया है, अच्छा इनके हिसाब से ले लेते हैं A B C D E F। तो सबसे पहले इस बाहर वाले लूप से चलते हैं यहां पर। तो इन लूप F A D C E F। तो यहां से इस वाले लूप में जा रहे हैं। हम लोग इस तरह मूव कर रहे हैं, करंट के साथ ही मूव कर रहे हैं। करंट की डायरेक्शन में रेजिस्टेंस का भी पॉजिटिव होता है। तो लिखते हैं 5I1 प्लस, क्योंकि करंट की डायरेक्शन में आ रहा है इसलिए प्लस किया है मैंने, I1 प्लस I2 इंटू 10। यहां पे है, उसके बाद माइनस वाली साइड से एंटर हो गए, तो -10 प्लस 10I इज इक्वल टू 0। हम यहीं पे पहुंच गए तो 0 कर दिया। अब थोड़ा सा इसको ऑर्गेनाइज कर लेते हैं इक्वेशन को। देखिए I1 करेक्ट में 10I1 ये है, 5I1 है, 15I1 प्लस 10I2 और यहां पे प्लस 10I इज इक्वल टू 10। तो मेरे ख्याल से 5 सब में कॉमन है, थोड़ा सा शॉर्ट लें, 5 से डिवाइड कर दो
तो 3i1 2i2 2i2, तो एक इक्वेशन हमारे ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, इसके बाद हम एक लूप लेते हैं, ये ए बी डी ए, ए बी डी ए, तो करंट के साथ चलते हैं, I माइनस I1 इंटू 10, फिर 5i2 माइनस 5i1, क्योंकि आप करंट की डायरेक्शन के अपोजिट जा रहे हैं, इज इक्वल टू 0। इसमें 5 कॉमन भी निकाल दीजिए, दो काम कर रहा हूं मैं, 5 से डिवाइड कर रहा हूं पूरी तरह, पूरी इक्वेशन लेफ्ट और राइट में दोनों में, तो ये हो जाएगा I माइनस I1 2 प्लस I2 माइनस I1 इज इक्वल टू 0। अब सॉल्व करना इजी है, तो I1 दो जगह है, I एक ही है, तो लिख लेते हैं 2I माइनस 2I1 माइनस के और एक और है, तो 3I1 लिख देते हैं, 3I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन बन गया सेकेंड। ठीक है, एक और इक्वेशन बनाएंगे बिकॉज 3 वेरिएबल्स है, तो अब लूप लेते हैं हम लोग ये वाला बी डी सी बी, बी सी पी डी, बी डी सी और बी, 5i2 प्लस 10i1 प्लस I2 माइनस, क्योंकि यहां पे हमें अपोजिट जाना है, करंट की डायरेक्शन इस तरह से, तो माइनस 5i माइनस I1 माइनस I2 इज इक्वल टू 0। यहां से स्टार्ट हुए थे 5i2 और प्लस 10i1 प्लस I2 और माइनस 5i माइनस I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 0। इसमें 5 से डिवाइड कर सकते हैं, I2 2i1 प्लस I2 माइनस I माइनस I1 माइनस I2 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब कलेक्ट कर लेंगे सारे, पहले इनको खोल लेते हैं, 2i1 प्लस 2i2 माइनस I प्लस I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 0। तो इसमें I कलेक्ट करें, I एक ही है, इधर माइनस में बाद में लिख लेंगे, I1 कलेक्ट करते हैं, 2i1 3i1 और कहीं नहीं है, तो 3i1, I2 कलेक्ट करते हैं, 1i2 और 2i2, 3i2 और एक 4i2 माइनस के I इज इक्वल टू 0। ये हमारा तीसरा इक्वेशन। ठीक है, तो अब तीन इक्वेशन को सॉल्व करके I1 I2 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, राइट। अब आप क्या करो, थर्ड और सेकेंड इक्वेशन से I हटा दो, तो क्या बचेगा, I1 प्लस I2। ये थोड़ा लंबा है, इसे आप ऐसे करेंगे, 1 और 2 को लेके I हटा दो, तो I1 I2 का इक्वेशन आएगा, फिर सेकेंड और थर्ड को लेके I हटा दो, फिर से I1 I2 में कोई आएगा आपका, और उस तरह से I1 I2 आएंगे, फिर I1 की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको एक सवाल करके दिखा देता हूं। जैसे 1 और 2 से हमें I हटाना है, तो ये 2i है और यहां भी 2i है, तो आप क्या करो, 1 में से 2 को माइनस कर दो, 1 माइनस 2
3i1 प्लस 2i2 प्लस 2i इज इक्वल टू 2 माइनस 2i माइनस 2i, तो i के नीचे i लिखते हैं, 2i माइनस 3i1 माइनस 3i1 और i2 है इसमें प्लस i2 इज इक्वल टू 0। इसको माइनस कर दो तो ये प्लस हो जाएगा, साइन साइड चेंज हो गए, तो 2i और 2i कैंसिल हो गए, ये माइनस है 2i2 माइनस i2 i2, यहां बचेगा 3i1 प्लस 3i1 6i1 इज इक्वल टू 2। तो ये इक्वेशन नंबर 3 आ गया। ठीक है, ऐसे ही 2 और 3 को सॉल्व करते हैं। तो इसमें i हटाना है, इसमें 2i है, इसमें i है, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो और इसके साथ ऐड कर दो, यानी हमें करना है इक्वेशन 2 प्लस 2 इंटू इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 लिख देते हैं पहले, 2i माइनस 3i1 प्लस i2 इज इक्वल टू 0। इससे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस 2i, i1 6i1 और i2 है हमारा 4, तो 2 से मल्टीप्लाई है 8 जाएगा, 8i2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इज इक्वल टू 0। इनको ऐड कर दे, कैंसिल हो गया, 6i1 माइनस 3i1 तो 3i1 बचा, 8 और 1 9i2 इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन एक और होगा, दिस इज इक्वेशन नंबर 4। आप इसको और इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इसमें i2 की वैल्यू इसमें डाल देना तो सॉल्व है। i2 कितना है 2 माइनस 6i1 तो 3i1 प्लस 9, i2 की वैल्यू है 2 माइनस 6i1 इज इक्वल टू 0। तो 3i1 अब तो आप सॉल्व कर लेंगे, 18 माइनस 54i1 इज इक्वल टू 0। i1 कलेक्ट कर लीजिए, माइनस 51 और प्लस 3, तो ये हो गया माइनस 51, जो उधर जा जाएगा प्लस 51, तो 51i1 इज इक्वल टू 18, तो i1 हो जाएगा 18 अपॉन 51। 3 से काट सकते हैं, तो ये आ गई 6/17 एम्पियर। ठीक है, i1 की वैल्यू आ गई। अब i1 की वैल्यू इसमें रखेंगे, i2 की आएगी, फिर i1 i2 की वैल्यू किसी में भी डाल देंगे तो i की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो तीनों ब्रांच में आपकी वैल्यू आ गई। बिल्कुल सही, मैंने मैच कर लिया, बिल्कुल सही वैल्यू आ गया, सही कैलकुलेशन है। ठीक है, तो अब टाइम वेस्ट नहीं करते, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, in a meter bridge figure the balance point is found to be 39.5 centimeter from the end A। तो ये मीटर ब्रिज का क्वेश्चन है, मीटर ब्रिज बना लेते हैं। ये मीटर ब्रिज का वायर, यहां पे एक रेजिस्टेंस यहां पर, यहां से गैल्वेनोमीटर होता है, गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया और ये जॉकी, ए और बी नाम दिया है इसको, ए और बी। ये पोटेंशियोमीटर, ये मीटर ब्रिज का वायर है, और एक सेल भी लगा सकते हैं इसमें
करंट तो वही फ्लो करवाएगा, तो इससे लगा दिया। ठीक है, अच्छा जो बैलेंस में यहां से अगर मैं करें तो ये L1, तो बची हुई लेंथ रहेगी 100 माइनस L1। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या कर रहे हैं, फिर हम पैरामीटर लिखते आएंगे। इन अ मीटर ब्रिज द बैलेंस पॉइंट इज फाउंड टू बी 39.5 सेंटीमीटर फ्रॉम ए, यानी कि L1 दिया हुआ है 39.5 सेंटीमीटर। When the resistor Y is X और Y, ये X यहां लिखा हुआ है और ये Y है, resistor Y is 12.5 ohm। Determine the resistance of X, X हमें निकालना है, क्या होगा? Why are the connection between resistor in a Wheatstone और meter bridge made of thick copper? तो दो क्वेश्चन है, यहां तो आप इसकी वैल्यू डाल दीजिए, ये बैलेंस है, तो बैलेंस Wheatstone ब्रिज में क्या होता है, x अपॉन y इज इक्वल टू L1 अपॉन 100 माइनस L1, वैल्यू बस डाल दीजिए। x हमें निकालना है तो x को x ही रख दीजिए, y की वैल्यू हमें दी हुई है 12.5 इज इक्वल टू L1 हमें दिया हुआ है 39.5, तो इसको 100 में से माइनस कर दो। x ना तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप इसकी वैल्यू इजीली निकाल सकते हो। तो ये आएगी आपकी x को मल्टीप्लाई करेंगे इससे, x इज इक्वल टू 12.5 इंटू 39.5 अपॉन 100 मैच कर दो, तो ये 0.50 और ये बच्चा 9 6 5 5 10 10 ठीक है 60.5 आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम, तो इसमें वैल्यू आ रही है 60.5 8.16 ओम, 8.16 ओम इसकी वैल्यू आ गई। अब क्वेश्चन में सेकंड पार्ट पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट कह रहा है, Why are the connection between resistor in the Wheatstone bridge और meter bridge made of thick copper? यानी कि यहाँ पे आप कभी ना मीटर ब्रिज से एक्सपेरिमेंट करोगे तो ये इस टाइप से होता है, ये थिक कॉपर होता है। रीजन क्या है, दीज आर द कनेक्टिंग वायर्स, R इज इक्वल टू रो L अपॉन A, तो R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। आप देखो इसका एरिया इंक्रीज का, जो रेजिस्टेंस इसका हो गया वेरी स्मॉल, लगभग नेग्लिजिबल। तो ये थिक कॉपर की प्लेट्स टाइप की है, इसके रेजिस्टेंस लगभग 0 है, तो ये कनेक्टिंग वायर की तरह बिहेव करते हैं, जिससे रेजिस्टेंस निकालने में एक्यूरेसी इंक्रीज हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन थोड़े से ही बचे, क्वेश्चन नंबर 11 कर लेते हैं, आगे कोई खास नहीं है, इसलिए मैं इसको वीडियो कट नहीं कर रहा, यहीं से लेते हैं। एक्चुअली कैलकुलेशन में थोड़ा टाइम वेस्ट होता है। क्वेश्चन 11 सिंपल है,
In a potentiometer arrangement, a cell of EMF 1.25 volt gives a balance point 30। ये अब पोटेंशियोमीटर के क्वेश्चन आ गए। मान लीजिए ये है पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर का वायर है AB, एक नीचे सेल है, क्योंकि जब बैलेंस होता है तो बैलेंस का मतलब नीचे वाला सेल। सेल ऑफ 1.25 वोल्ट, 1.25 वोल्ट, ये एक बैलेंसिंग लेंथ दे रहा है 35 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर पर। In this, if the cell is replaced by another cell and the balance point shift to 63 centimeter, what is the EMF of the? अब एक और सेल है, उसकी जो बैलेंसिंग लेंथ आती है वह 63 सेंटीमीटर। तो ये तो बहुत सिंपल है, E1 upon E2 is equal to L1 upon L2 to compare the EMF of two primary cells उसी बेस से। तो E1 E2 की वैल्यू, E1 है 1.25, E2 हमें निकालना है, और L1 है 35 और L2 है 63। You can easily find out the E2 is equal to 1.25 into 63 upon 35, इतने वोल्ट इसकी रीडिंग आएगी। इसको सॉल्व करके आया 2.25 वोल्ट E2 आ गया। इसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा था और नहीं थे। पार्ट 12 वाला पार्ट कंसेप्चुअल टाइप का है, कैलकुलेशन नहीं है। कहता है ए स्टेडी करंट फ्लोज इन ए मेटेलिक कंडक्टर ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, यानी कहीं से थिक है थिन है, इस टाइप से वायर। जनरली आपने देखा होगा वायर पूरी लेंथ में यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन के होते हैं, यानी कि उनकी थिकनेस सेम होती है, बट ये थिक और थिन है, कहीं से एरिया चेंज हो रहा है। विच ऑफ दीज क्वांटिटीज इज ए कांस्टेंट अलोंग द कंडक्टर? करंट डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ड्रिफ्ट स्पीड। ये सीबीएसई बोर्ड में 1 और मार्क्स पे 2 बार आया। इस साल भी ये वाला क्वेश्चन आया था 2020 में। तो इसमें एक पैसा से पहले दिया हुआ है करंट डेंसिटी में आता है I अपॉन ए। एरिया कांस्टेंट नहीं है तो करंट डेंसिटी भी कांस्टेंट नहीं होगी, दिस इज रॉन्ग। इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट नहीं होगा, बिकॉज E क्या होता है हमारा V अपॉन डी, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस जब हमारा रेजिस्टेंस चेंज होगा, क्योंकि आप ही देखो वायर कहीं पे थिक है कहीं पे थिन है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज हो रहा है, तो रेजिस्टेंस भी चेंज होगा। R इज इक्वल टू रो L अपॉन ए चेंज होगा तो R चेंज होगा, तो V होता है हमारा IR, तो V भी पोटेंशियल डिफरेंस भी चेंज होगा। इसके बाद दिया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो E होता है हमारा V अपॉन डी, E इज इक्वल टू V अपॉन डी। V इज इक्वल टू IR आप रखोगे यहां पे, तो I और R क्या है रो L अपॉन ए, और I इज इक्वल टू यहां पे है। तो अब हम कह रहे हैं कि एरिया देखो, V में पोटेंशियल डिफरेंस में A आ गया और E होता है VD, D को यहां पे L लिख लो बिकॉज हमने D की L यूज किया है, तो V हो गया I रो L अपॉन A V इंटू D यानी कि L। E इज इक्वल टू V अपॉन L, तो 1 अपॉन L से L कैंसिल हो गया, एरिया अभी V कैंसिल नहीं हुआ, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये भी वेरिएबल हो गया। बचा करंट, ओनली करंट है
जो थ्रू आउट द कंडक्टर कांस्टेंट रहेगी। आप इसको ऐसा समझ सकते हो, मान लो ये वायर है, कहीं से थिक, कहीं से थिन, फिर कहीं से और या थिक, इस टाइप से। तो इनको डिफरेंट रेजिस्टेंस की तरह से मान सकते हो। इसका रेजिस्टेंस ये, इसका ये, इसका ये तीनों किस में लगे हुए हैं? सीरीज में। और सीरीज में क्या चीज सेम होती है? करंट। तो सीरीज में करंट सेम होती है, इसलिए अगर कंडक्टर वेरिएबल एरिया का है तो भी करंट क्या होगी? सेम, क्योंकि उनके डिफरेंट डिफरेंट पोर्शन को कंसीडर करेंगे, वो सीरीज में कनेक्टेड है। क्वेश्चन 12 हो गया। क्वेश्चन 13 भी ओरल है, मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। एलॉयज ऑफ मेटल यूजली हैव, दो ऑप्शन है, ग्रेटर या लेस। सेंटेंस है एलॉय हैव मेटल्स, एलॉयज ऑफ मेटल्स यूजली हैव डैश रेजिस्टिविटी देन देयर कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल। तो जिन मेटल से मिलके बनते हैं, हमेशा एलॉयज का क्या पूछ रहे हैं? रेजिस्टिविटी हाई होती है और टेम्परेचर कोफिशिएंट लो होता है। ये पॉइंट याद रखना। हम डिफरेंट मेटल को मिला के एक एलॉय तैयार करते हैं, तो एलॉय की रेजिस्टिविटी हमेशा हाई होगी और टेम्परेचर कोफिशिएंट जनरली लो होगा। तो इसमें फर्स्ट में आंसर है ग्रेटर। उसके बाद दूसरा बी, एलॉयज हैव usually have much temperature coefficient of resistance than pure metal। तो प्योर मेटल में कुछ एलिमेंट्स बनाए, जैसे स्टील बनाने के लिए हमने प्योर आयरन में कुछ कार्बन वगैरह भी मिलाते हैं, तो एलॉयज तैयार हुआ। तो एलॉयज है यूजली हैव मच लोअर या हायर टेम्परेचर कोफिशिएंट, तो ऑब्वियसली लोअर टेम्परेचर कोफिशिएंट। सी पार्ट है, द रेजिस्टिविटी ऑफ द एलॉय of मैग्नीन is nearly independent of, दो ऑप्शन है, independent of और increases rapidly with the increase in temperature। टेम्परेचर कोफिशिएंट जो मैग्नीन का होता है बहुत कम होता है, और टेम्परेचर कोफिशिएंट बताता क्या है? अगर टेम्परेचर कोफिशिएंट हाई है, इसका मीनिंग होता है अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस रैपिडली इंक्रीज होगा, और अगर टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू लो है तो इसका मतलब है कि टेम्परेचर इंक्रीज होगा तब भी रेजिस्टेंस इंक्रीज ज्यादा नहीं होगा। और अगर नेग्लिजिबल है जैसे मैग्नीन कॉइल में, तो इसमें लगभग टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट, तो इंडिपेंडेंट वाला ऑप्शन इज राइट। फिर डी है, द रेजिस्टिविटी ऑफ ए टिपिकल इंसुलेटर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द मेटल। आपको पता है कि रेजिस्टिविटी इंसुलेटर की होती है बहुत हाई, यानी रेजिस्टेंस भी हाई होता है, तभी तो करंट फ्लो नहीं करने देता। तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस भी लो होता है इन कंपेरेंस ऑफ इंसुलेटर, और रेजिस्टिविटी भी लो। तो रेजिस्टिविटी इंसुलेटर की ज्यादा होती है, कंडक्टर की कम होती है। तो इंसुलेटर कितने टाइम्स होती है? तो 10 की पावर 22 टाइम्स। तो जो भी इंसुलेटर्स हैं उनकी रेजिस्टिविटी कंडक्टर की यानी मेटल की रेजिस्टिविटी का अप्रोक्सीमेट 22 टाइम्स ज्यादा होती है। ये हो गया। उसके बाद एक फिगर है 14, क्वेश्चन 14, 15, देखता हूं कितने क्वेश्चन और हैं, थोड़े से इसी में कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, figure shows a potentiometer with a cell of 2 volt and internal resistance 0.40 ohm maintaining a potential drop across the resistor wire AB। तो यहाँ पे पोटेंशियोमीटर के सेल के बारे में दिया हुआ है, 2 वोल्ट है और इंटरनल रेजिस्टेंस इसका है 0.4 ओम, 0.4 ओम। ये हमारा सेल
पोटेंशियल डिफरेंस इसका वायर है AB, तो AB वायर में ये पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन कर रहा है डायोड सेल। स्टैंडर्ड सेल व्हिच मेंटेन्स अ कांस्टेंट EMF ऑफ 1.02 वोल्ट gives a balance point 67.3 सेंटीमीटर। तो बैलेंस पॉइंट जब भी आता है तो यानी समझ जाना नीचे वाले सेल के बारे में बात हो रही है। तो ये 1.02 वोल्ट का है। इसका बैलेंस पॉइंट, तो स्टैंडर्ड सेल व्हिच मेंटेन्स अ कांस्टेंट EMF 1.02 give the balancing length 67.3 centimeter. To ensure very low current drawn from the standard cell, a very high resistance of 600 kilo ohm is put in series with it. यानी कि यहाँ पे वेरी हाई रेजिस्टेंस लगाया जाता है टू एंश्योर दैट कैलकुलेटर में से करंट जो बहुत कम पास हुआ है 600 किलो मतलब 10 की पावर 3 ओम। तो ये 6 into 10 की पावर 5 ओम का रेजिस्टेंस, इतना हाई रेजिस्टेंस है। इसके बारे में जरूर कुछ क्वेश्चन पूछा होगा, देखते हैं। इज पुट इन सीरीज विद इट व्हिच इज शॉर्टेड क्लोज टू द बैलेंस पॉइंट। ठीक है, the standard cell is then replaced by the cell of unknown EMF and the balance point found similarly turns out to be 82.3। तो एक और सेल लिया है उन्होंने अननोन EMF को, उसका जो बैलेंसिंग लेंथ जो आती है यानी L2 वो दी हुई है 82.3 सेंटीमीटर। तो ये E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2 का केस बन गया। तो इसको E2 ले लीजिए, ये E1 की वैल्यू 1.02, E2 हमें निकालना है, E ले लेते हैं। L1 है 67.3 और L2 है 88, ये चेक कर लेता हूं मैं, 82.3 अब E आप इजीली निकाल सकते हैं। E इज इक्वल टू 82.3 इंटू 1.02 67.3, इससे आपका आएगा लगभग 1.25 वोल्ट। क्वेश्चन इसमें बहुत सारे पूछे हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अननोन EMF, जो मैंने निकाले अप्रोक्सीमेटली है वैल्यू है 1.25। दूसरा है व्हाट पर्पस डज द हाई रेजिस्टेंस ऑफ 600 किलो ओम है। ये आपने इतना हाई रेजिस्टेंस यहां लगा दिया, क्यों लगा दिया? क्योंकि जब हम इसको जॉकी को कहीं भी टच करते हैं सबसे पहले तो जरूरी नहीं है कि वो बैलेंसिंग पॉइंट ही हो। तो जब जॉकी का कनेक्शन बैलेंस पॉइंट से फार अवे है तो करंट काफी फ्लो होगी, और गैल्वेनोमीटर हाई करंट के लिए डिजाइन ही नहीं है, ये डैमेज हो सकता है। तो जब बैलेंसिंग पॉइंट पर टच नहीं कर रहे तब तो इसमें से करंट पास होगी, वो करंट वेरी वेरी स्मॉल है, इसलिए हाई रेजिस्टेंस लगाएंगे। तो हाई रेजिस्टेंस वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को अट्रैक्ट करेगा, जिससे गैल्वेनोमीटर की सेफ्टी सुनिश्चित हो जाएगी। तो एज ए सेफ्टी डिवाइस ऑफ गैल्वेनोमीटर काम करता है। C is the balance point affected by the high resistance? नहीं। जब बैलेंसिंग लेंथ आती है तो करंट जीरो हो जाती है। अब करंट जीरो हो जाती है तो V is equal to IR, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। तो जब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा इसमें, तो इस पूरे लाइन में सीरीज में सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस इसी पे होगा, और इसका पोटेंशियल डिफरेंस इसकी वजह से होता है। तो मैच अभी भी इसके और इसके बीच में चल रहा है, तो बैलेंसिंग लेंथ पे इसका रोल नहीं है। तो बैलेंसिंग लेंथ इफेक्ट भी नहीं होती और गैल्वेनोमीटर की सिक्योरिटी भी एंश्योर हो जाती है। उसके बाद है इज द बैलेंस पॉइंट अफेक्टेड बाय द इंटर रेजिस्टेंस ऑफ द डायोड सेल? नो, फॉर द सेम रीजन कि
इज द बैलेंस पॉइंट अफेक्टेड बाय द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द ड्राइवर सेल। हाँ, इस पे हो सकता है, ड्राइवर सेल इसकी बात कर रहे हैं। ड्राइवर सेल का रेजिस्टेंस होगा तो इसका के पे इफेक्ट पड़ेगा। अगर इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है और चेंज नहीं हो रहा तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा बैलेंसिंग लेंथ पे, बिकॉज के इसका फिक्स हो गया। एक बार आपने ये सेल चूज कर लिया जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.4 ओम है या नहीं है, लेकिन इस सेल की बैलेंसिंग लेंथ पर अब फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर आप पहले एक सेल लगाते 2 वोल्ट का जिसमें इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है और अब लगाओगे जिसमें इंटरनल रेजिस्टेंस है तो बैलेंस लेंथ पे इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन अगर आपने यहां पे पहले से एक ऐसा सेल लगाया है जिसमें इंटरनल रेजिस्टेंस है तो बैलेंस लेंथ जितनी आनी है वो आएगी, अब फर्क नहीं होगा। Is the balance point affected by internal resistance of the driver cell? एक है E. Would the method work in the above situation if the driver cell of the potentiometer had an EMF 1 volt instead of 2 volt? देखो, अगर इसका वोल्टेज 1 होती, इसका EMF कितना है 1 पॉइंट, तो ज्यादा है ना। हमेशा याद रखो कि ड्राइवर सेल का EMF होना चाहिए ज्यादा और सेकेंडरी सर्किट जो ऑक्सिलरी सर्किट होता है इसमें सेल का EMF कम होना चाहिए, क्योंकि अगर इसका EMF कम है तो इतने से इतनी लेंथ पर सिर्फ ये ही पोटेंशियल ड्रॉप होगा और ये पोटेंशियल ड्रॉप सेल के पोटेंशियल ड्रॉप को बैलेंस नहीं कर पाएगा। तो इसलिए नीचे वाला सेल बैलेंस्ड हो कहीं ना कहीं इस स्केल पर पोटेंशियोमीटर वाई पे, इसके लिए जरूरी है कि ड्राइवर सेल का EMF हमेशा इसके EMF से ज्यादा, ये हमेशा ध्यान रखना। लास्ट इसी का पार्ट है, वुड द सर्किट वर्क वेल फॉर द डिटरमाइनिंग एन एक्सट्रीमली स्मॉल EMF सेज द इन द ऑर्डर ऑफ फ्यू मिली वोल्ट सच एज द टिपिकल EMF ऑफ थर्मोकपल। थर्मोकपल होता है जो टेम्परेचर डिफरेंस से करंट फ्लो करवाते हैं। थर्मो मींस मतलब हीटिंग इफेक्ट की वजह से करंट फ्लो होना। सीबैक इफेक्ट जो है वो हमारे कोर्स में नहीं है, लेकिन हाँ ऐसा एक सेल लिया है उसका पोटेंशियल डिफरेंस वेरी स्मॉल होता है मिली वोल्ट का, तो क्या इतना छोटा मिली वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्या मेजर कर सकते हैं? अच्छा क्वेश्चन है, वाइवा में भी पूछा जा सकता है। क्या होगा मैं आपको बताता हूं। देखिए, ये इतना स्मॉल वैल्यू ऑफ EMF मेजर नहीं कर पाएगा। फिर इन्होंने पूछा है कि मेजर करे उसके लिए क्या अरेंजमेंट करना है। इसके लिए इसकी सेंसिटिविटी बढ़ा दो। सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर होती है कि कितनी मिनिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर पाता है। अगर एक पोटेंशियोमीटर है जो बहुत छोटी से छोटी वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर पाता है तो हम कहेंगे कि इसकी वैल्यू जो है यानी ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। तो जितना ज्यादा सेंसिटिव होगा उतना कम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस मिली वोल्ट का भी मेजर कर पाएगा। तो मिली वोल्ट के ऑर्डर का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए सॉल्यूशन है इसकी सेंसिटिविटी बढ़ा दो, और सेंसिटिविटी होती है 1 अपॉन पोटेंशियल ग्रेडियंट, यानी पोटेंशियल ग्रेडियंट कर दो कम। पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू क्या होती है? K इज इक्वल टू V अपॉन N। तो V है A B के क्रॉस, इसमें V को कम करो या L को इंक्रीज कर दो, तो लेंथ को भी इंक्रीज करते हैं और V को कैसे इंक्रीज करेंगे? IR, R है पोटेंशियोमीटर के वायर का रेजिस्टेंस। तो अब अगर यहां पे एक हाई रेजिस्टेंस लगा दें तो करंट क्या हो जाएगी? डिक्रीज। तो V क्या हो जाएगा? डिक्रीज। K भी डिक्रीज और सेंसिटिविटी इंक्रीज करेंगे। ठीक है, अब मेजर कर सकता है। तो कोई पोटेंशियोमीटर कितनी स्मॉल वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर पाता है इसके बारे में बात हो रही है, डिपेंड करता है कि कितना सेंसिटिव है। अगर हाईली सेंसिटिव होगा तो वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस को भी मेजर
कर पाएगा। और इसलिए सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए पोटेंशियल ग्रेडियंट कम कर दो। ग्रेडियंट कम करने के दो तरीके, या तो लेंथ इंक्रीज कर दो, जनरली 100 सेंटीमीटर की जगह आपको 400 सेंटीमीटर वायर का पोटेंशियोमीटर मिलता है, या इसमें हाई रेजिस्टेंस लगा दो। हाई रेजिस्टेंस की वजह से करंट डिक्रीज हो जाएगी और VA भी डिक्रीज हो जाएगा। K डिक्रीज, सेंसिटिविटी इंक्रीज। थ्री क्वेश्चन बचे हैं, जल्दी से डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 इट्स वेरी सिंपल। फिगर बनाए तो फिगर दिया हुआ है, ये एक सेल, पोटेंशियोमीटर बनाया हुआ है और एक रफ पोटेंशियोमीटर AB, और यहाँ पे दो रेजिस्टेंस दिखाए हैं, एक R और एक X, R ओम और ये X ओम। तो आपको पता है फॉर्मूला E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2 इज इक्वल टू R1 अपॉन R2। तो यहाँ पे इसकी आप लिख सकते हैं, यहाँ पे R अपॉन X, इनकी बैलेंसिंग लाइन दे रखी है। पोटेंशियोमीटर सर्किट फॉर द कंपैरिजन ऑफ टू रेजिस्टेंसेस, the balance point with a standard cell standard resistor 10 ohm, R दे रखा है 10 ohm, और बैलेंसिंग लेंथ है 10 ohm की 58.3। while that with the unknown resistor X 68.5, X के साथ जो बैलेंसिंग लेंथ आएगी वो 68.5 सेंटीमीटर में। तो यहां पे रख दो, इस फॉर्मूले को यूज कर लो। R1 क्या है, R अपॉन X इज इक्वल टू R वाली बैलेंसिंग लेंथ 58.3, X वाली 68.5। X क्या होगा, X इज इक्वल टू R इंटू 68.5 अपॉन 58.3। तो ये आएगा आपका R की वैल्यू 10 डाल दीजिए, R 10 दिया हुआ है, तो ये हो गया 11.75 आएगा, 11.75। कैलकुलेट कर लेना, कैलकुलेटर से आ जाएगा। तो ये बहुत सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18, just 3 questions. Question number 16. फिगर शोज, एक फिगर दी हुई है, एक सेल है, इसको रेजिस्टेंस से शॉर्ट भी किया हुआ है, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या है। फिगर शोज ए 2 वोल्ट पोटेंशियोमीटर used for the determination of internal resistance of a 1.5 volt cell। तो 2 वोल्ट का पोटेंशियोमीटर है और 1.5 वोल्ट सेल को बैलेंस कर रहा है। बैलेंस पॉइंट ऑफ द सेल इन ओपन सर्किट, ओपन सर्किट होता है कि ये ओपन है, यानी L1 जो है
76.3 centimeter. The balance point of the cell in open circuit is 76.3 centimeter. When a resistor of 9.5 ohm लगा दिया और सर्किट क्लोज कर दिया, the balance point shift to 64.8, तो ये हो गया 64.8 सेंटीमीटर, यहाँ पे शिफ्ट हो गया। The balance point shift to 64.8 और लेंथ ऑफ द वायर। डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस पूछने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है L1 अपॉन L2 माइनस 1 इंटू R। L1 76.3, L2 64.8 माइनस 1 इंटू R। R दिया हुआ है 9.5। इनको आप सॉल्व कर लीजिए। ये आएगा आपका इंटू ये आएगा लगभग 1.7 अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, यहां पे वर्चुअली खत्म हो गए। एक इन्होंने क्वेश्चन डाल दिया है गैल्वेनोमीटर टू अमीटर और वोल्टमीटर का। दो क्वेश्चन छोटे से और डाले जो कि जनरली मैग्नेटिज्म में से होते हैं, बट इन्होंने ये डाला, यही सॉल्व कर लेते हैं। A galvanometer coil has a resistance of 12 ohm। तो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस दिया हुआ है G 12 ohm and the meter shows full scale deflection for the current 3 milliampere। तो गैल्वेनोमीटर की रेंज है 3 into 10 की पावर -3 एम्पियर। मिली मींस 10 की पावर -3। How will you convert the ammeter into a voltmeter of range 18 वोल्ट? तो वोल्ट मीटर की रेंज हमें 18 वोल्ट रखनी है। तो गैल्वेनोमीटर को कैसे कन्वर्ट करते हैं वोल्ट मीटर में? सीरीज में हाई रेजिस्टेंस लगाकर R। अब ये हमारा वोल्ट मीटर तैयार हो गया। दिस इज वोल्ट मीटर। फॉर्मूला क्या होता है इस R का? V अपॉन IG माइनस G। कितना है? 18 वोल्ट। IG 3 into 10 की पावर -3 माइनस G 12। इनको आप सॉल्व कर लो तो ये R आएगा 5988। आप देखोगे हमेशा जब भी आप गैल्वेनोमीटर से वोल्टमीटर बनाओगे तो वेरी हाई रेजिस्टेंस इसके अक्रॉस लगाया जाता है। इवन आइडियल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट मानते हैं, होता नहीं है, मानते हैं। तो ये आपकी वैल्यू आ गई। ठीक है, फिर इन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन बताया क्वेश्चन नंबर 18 और लास्ट क्वेश्चन है गैल्वेनोमीटर कॉइल हैज ए रेजिस्टेंस 15 ओम। 15 ओम यानी कि G दिया हुआ है 15 ओम and meter shows full scale deflection 4 milliampere। IG 4 milliampere 10 की पावर -3 एम्पियर। ठीक है, आपने गैल्वेनोमीटर दिखा ही होगा। तो मैक्सिमम जो वैल्यू होती है उसे कहते हैं IG। यहाँ पे जो वैल्यू लिखी होती है IG, तो कितनी मैक्सिमम करंट मेजर कर सकता है गैल्वेनोमीटर, वो होती है। हाउ विल यू कन्वर्ट द मैटर इनटू एन अमीटर ऑफ द रेंज 0 to 6 एम्पियर। तो अमीटर में कन्वर्ट करना है, अमीटर की रेंज रखनी है 6 एम्पियर। तो कभी भी गैल्वेनोमीटर को आप अमीटर में कन्वर्ट करोगे तो पैरेलल में एक स्मॉल रेजिस्टेंस लगा देंगे शंट। इस कॉम्बिनेशन को हम अमीटर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो शंट की वैल्यू कैसे निकालते हैं? S इज इक्वल टू IG, I माइनस IG इंटू G। वैल्यू पुट कर दो। IG की वैल्यू लिखी हुई है 4 into 10 की पावर -3। I जो रेंज रखनी है, जो भी एमीटर की रेंज जो आपको कन्वर्ट करना है गैल्वेनोमीटर को, वो रेंज लिखो माइनस IG 4 into 10 की पावर -3 इंटू G। G की वैल्यू है 15 ओम। तो ये आपका आ जाएगा इज इक्वल टू 10 मिली ओम, 10.01।
10.01 मिली ओम। इतना ओम का अगर शंट लगाओगे, ये शंट की वैल्यू अगर 10.01 इंटू 10 की पावर -3, 10 इंटू 10.01 इंटू 10 की पावर -3 ओम होगी, तो ये हमारा 6 एम्पियर का अमीटर तैयार हो गया। इस तरह से करंट इलेक्ट्रिसिटी एनसीईआरटी फिनिश हो गई। कम क्वेश्चन थे इसलिए मैंने एक ही वीडियो में कवर कर लिया। 2-3 क्वेश्चन कंसेप्चुअल भी थे और मेनली क्वेश्चन इसमें डायरेक्ट हैं। ठीक है, दस